हम्म। चलो स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी से जो होने वाली इनकम है वो कहाँ आएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। एग्जाम्पल देखो, ये हाउस है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। ये हाउस मैंने खरीदा था 10 लाख रुपए में, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ये हाउस सेल कर दूं तो मुझे इनकम होगी, या तो मैं ये हाउस रेंट पे दे दूं तो मुझे इनकम होगी। अगर मैंने ये हाउस सेल कर दिया 15 लाख रुपए में, तो बताओ कितना कमाया मैंने। मैंने कमाया 10 लाख माइनस 15 लाख, तो मैंने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। और यहाँ पे रेंट, इस या तो मैंने क्या बोला, या तो सेल होगा या तो रेंट पे इनकम होगा। अगर मैंने घर रेंट पे दिया और मान लो कि मेरा रेंट कितना मुझे मिल रहा है, 10 हजार रुपये पर मंथ मिल रहा है, तो साल का कितना हुआ, 1,20,000 रुपये पर मंथ। ये मेरा क्या हो गया, रेंट रिसीव हो गया, ठीक है। यानी कि एक हाउस से दो इनकम हो सकती है, या तो हाउस को बेच दो तो कमा सकते हो, या तो हाउस को रेंट पे दे दो। जब मैंने हाउस को बेचा, बेचा मीन्स मैंने हाउस ट्रांसफर कर दिया किसी एनी अदर पर्सन को, तो इससे होने वाली इनकम कहां जाएगी, कैपिटल गेन में। समझ में आया। अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई हाउस अगर आप बेच रहे हो, उस पे होने वाली इनकम कहां टैक्स होगी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, ठीक है। अगर हाउस आप रेंट पे दे रहे हो, रेंट से होने वाली इनकम कहां टैक्स होगी, तो ये टैक्स होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। समझ में आया कि नहीं आया कुछ, समझ में आया, थम्स अप कर दो, ठीक है। रेंट से होने वाली इनकम कहां टैक्स होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। चलो, तो ये एग्जाम में पूछ सकता है। अगर आपने हाउस ट्रांसफर किया, ट्रांसफर मीन्स क्या होता है, सेल, सेल करना, ठीक है। ट्रांसफर मीन्स होता है ट्रांसफर ओनरशिप, यानी कि आपने अपने घर का टाइटल किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो उसे बोलते हैं सेल, ठीक है। तो हम लोग लॉ में सेल नहीं बोलते, लॉ में क्या बोलते हैं, ट्रांसफर बोलते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर मीन्स क्या होता है, सेल होता है, याद रखना, ठीक है। सेक्शन 22 क्या बोलता है, इसको बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन, ये भी ध्यान रखना। सेक्शन 22 क्या बोलता है, चार्जिंग सेक्शन, मतलब कि सेक्शन 22 हमको बताएगा कि कौन सी इनकम टैक्स होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। सुनो कौन सी इनकम टैक्स होगी। सेक्शन 22 बोलता है एनुअल वैल्यू ऑफ प्लस लैंड अटैच्ड प्लस असेसी, सॉरी, बिल्डिंग लैंड अटैच्ड, ठीक है। असेसी इज द ओनर, ये प्लस की है, ठीक है। कौन से एक्ट में दिया, इनकम टैक्स एक्ट में दिया है, सेक्शन 22। हर 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 हेड का एक सेक्शन होता है, उसको बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। इनकम फ्रॉम सैलरी का भी है, उसका शायद 4 या 5 सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन 4 है। इनकम फ्रॉम सैलरी का चार्जिंग सेक्शन 4 है। सेक्शन चार्जिंग में क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसमें हमें मालूम पड़ता है कि इस इनकम में, इस हेड में कौन सी इनकम टैक्स होगी। तो चार्जिंग सेक्शन क्या बोल रहा है, आपकी एनुअल वैल्यू होनी चाहिए किसकी, बिल्डिंग की, और बिल्डिंग का मालिक भी होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें होंगी तो ही टैक्स होगा, कहां पे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, जो सेक्शन 22 कहता है। यहाँ पे कौन सी इनकम नहीं आएगी, अगर वही बिल्डिंग अगर आपने बिजनेस के लिए यूज की है, बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज की है, तो भी वो इनकम नहीं आएगी। इसलिए मैंने क्या लिखा है, माइनस लिखा है। ये पूरी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या बोलती है, आपकी बिल्डिंग की एनुअल वैल्यू होनी चाहिए, और उस बिल्डिंग का एक असेसी, जो असेसी कौन होता है, मेरा घर है तो मैं क्या हूं, असेसी हूं। असेसी उस घर का ओनर होना चाहिए, और वो बिल्डिंग बिजनेस के यूज
नहीं होनी चाहिए, मतलब वो बिल्डिंग किसके लिए होती है? किसी को रेंट पे देने के लिए, किसी को रहने के लिए, रेसिडेंट के लिए होनी चाहिए, बिजनेस के लिए नहीं। मेरे पास समझो एग्जाम्पल है, मेरे पास 2 घर हैं, ठीक है? एक घर मैंने रेंट पे दिया है और एक घर मैंने क्या किया है? बिजनेस किया है, खुद का बिजनेस कर रहा हूं। तो रेंट पे होने वाली इनकम टैक्स होगी यहाँ पे, और ये कहाँ जाएगी? पीजी बीपी में। तो वही लिखा है, अगर आपने अपनी बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज की है तो उसकी इनकम यहाँ टैक्स नहीं होगी, वो टैक्स कहाँ होगी? पीजी बीपी में। यहाँ पे सिर्फ रेंट की इनकम आएगी। तो यहाँ पे जो एनुअल वैल्यू बोला है, किसका बोला है उसने? एनुअल वैल्यू बोला है रेंट का, यानी कि रेंट का 12 मंथ का। एनुअल मीन्स क्या होता है? 12 मंथ, यानी कि रेंट का 12 मंथ का वो लेना, टोटल लेना, उसे बोलते हैं एनुअल वैल्यू। बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग के साथ में बिल्डिंग हो, सुनो, देखो ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है? ये बिल्डिंग मैंने रेंट पे दे दी, तो ये भी टैक्स होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ये मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साथ में लैंड भी है खाली, ये खाली लैंड है, ठीक है, लेकिन अटैच्ड है। तो इस पे जो रेंट मैंने दिया है ये भी टैक्स कहाँ होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अब मेरा खाली लैंड है, ये सिर्फ क्या है? खाली लैंड है, इस पे कोई बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ लैंड है, और मैंने लैंड रेंट पे दे दी किसी को, तो इसकी इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आई। क्यों? इसे बोलते हैं वैकेंट प्लॉट, यानी वैकेंट लैंड। इस पे रेंट पे होने वाली इनकम उस पे नहीं है, यानी कि बिल्डिंग कंपलसरी। अगर बिल्डिंग के साथ लैंड अटैच है तो ठीक है, अगर बिल्डिंग अलग है और लैंड अलग है तो बिल्डिंग का इनकम टैक्स होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, लैंड का इनकम टैक्स नहीं होगा। क्यों? बिल्डिंग अलग है और लैंड अलग है। तो बिल्डिंग का लैंड टैक्स होगा, इसका टैक्स होगा, बट कहां होगा? अदर सोर्स में। इसको बोलते हैं वैकेंट प्लॉट या वैकेंट लैंड, ठीक है? कोई डाउट है इस पे? बताओ। चार्जिंग सेक्शन 20 समझ में आया? क्या बोल रहा है? एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग लैंड अटैच प्लस असेसी इज द ओनर। और क्या नहीं लेना है? बिजनेस की इनकम नहीं लेना है, ठीक है? आगे बढ़ू, समझ में आया? समझ में आ गया डेफिनेशन? अगर बिल्डिंग के साथ लैंड अटैच है तो ठीक है, बिल्डिंग अलग है लैंड अलग है तो सिर्फ बिल्डिंग का रेंट टैक्स होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, लैंड का रेंट टैक्स नहीं होगा। वो कहां होगा? अदर सोर्स में होगा, ठीक है? आगे बढ़े, समझ में आ गया? आगे बढ़े, थम्स अप कर दो, कुछ तो कर दो। फिर समझाऊं क्या दोबारा से? ठीक है, ओके 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 ओके। चलो अच्छा, आप लोग प्लीज कमेंट में मुझे आंसर देना फास्ट फास्ट, ठीक है? देखो ये मेरी बिल्डिंग है और राम इस बिल्डिंग का ओनर है, ठीक है? और मैंने ये बिल्डिंग रेंट पे दी है 10,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है? राम का एक और बिल्डिंग है, ये भी रेंट पे दिया है। सॉरी, राम इस पे क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, मतलब उसने कोई शॉप खोली है अपनी बिल्डिंग पे, ठीक है? और याद है ना, जब भी हम पार्टनरशिप करते हैं, कुछ करते हैं, तो रेंट दिखाते हैं ना, भले हमारा बिल्डिंग हो, उससे क्या होता है? प्रॉफिट लॉस में क्या एज्यूम करते हैं? बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होता है। तो मैं अपनी अकाउंट में रेंट डाल रहा हूँ 10,000 रुपीज। कंफ्यूज हो गया, छोड़ो, अच्छा ये छोड़ो। राम के पास एक लैंड भी है, और राम ने वो लैंड कितने की दी है? 5,000 रुपए पर मंथ में दी है। ये लैंड है, खाली प्लॉट है, ठीक है? अब मुझे बताओ, ये ए घर है, ये बी घर है, और ये सी लैंड है। मुझे बताओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आएगी? ए की आएगी, बी की आएगी, सी की आएगी? ए हाउस है, बी हाउस है, सी हाउस है। मैंने क्वेश्चन पूछा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा बिल्डिंग टैक्स होगा? ए वाला बिल्डिंग, बी वाला बिल्डिंग या सी वाला बिल्डिंग? ओके, ठीक है। और कोई दो आंसर? ऑलमोस्ट 10-12 लोग हैं। ओके,
बीसी क्या होता है? अच्छा, बीसी की आएगी इनकम फ्रॉम, अच्छा वो, ओके ओके। नहीं नहीं नहीं, बी का इनकम आएगा पीजीबी में और सी का आएगा अदर सोर्स में, ठीक है। पीटी अपना सही कर लो, बी का आएगा पीजीपी में। सब राइट है, ठीक है। ओके, ठीक है, देखो ध्यान से। हाँ ठीक है, समझ गया था मैं। चलो देखो इधर, एक बिल्डिंग और है, ठीक है। अब प्लीज आप लोग आंसर देना। बिल्डिंग का रेंट है 10,000 रुपए पर मंथ, प्लस बिल्डिंग के साथ में लैंड अटैच्ड है, इसका रेंट है 2,000 रुपीज पर मंथ। आप लोग 2,000 मान लो, बताओ कितना आंसर आएगा। ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 2,000, ऑप्शन सी 12,000, या ऑप्शन डी कोई नहीं। मैंने पूछा, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साथ में लैंड अटैच्ड है, बिल्डिंग का रेंट 10,000 है और लैंड का रेंट 2,000 रुपए है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, कितना रेंट टैक्स होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 2,000, ऑप्शन सी 12,000, या डी कोई नहीं। प्लीज मुझे आंसर दो, ए बी सी डी में। सी, ठीक है। नेक्स्ट का आंसर आया और कोई? क्वेश्चन समझ में ना प्लीज बोल देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन क्या है, बिल्डिंग का रेंट है 10,000 रुपए और बिल्डिंग के साथ में एक लैंड है, देखो ये लैंड है, खाली लैंड है, ठीक है। कितना रेंट है? 2,000 रुपए पर मंथ। तो कितना टैक्स आएगा? बस बस, थैंक यू सो मच, आपको समझ में आ गया, मतलब 40% चीजें आपने इजी कर ली मेरे लिए। चलो गुड। अभी तो बेसिक था, अब मैं आगे बढ़ता हूं ध्यान से। अब मैं आपको सिखा रहा हूं सब लेटिंग, ये एग्जाम में आ चुका है बहुत बार। सब लेटिंग इनकम, क्या बोलते हैं उसको? सब लेटिंग इनकम, ठीक है। सुनो ये क्या होता है ध्यान से। मिस्टर ए मिस्टर ए ने रेंट पे दिया घर मिस्टर बी को। देखो ये हाउस है, हाउस का ओनर कौन है? हाउस का ओनर मिस्टर ए है। मिस्टर ए क्या इस हाउस का ओनर है? ध्यान समझना, वेरी इंपॉर्टेंट इसका चल रहा है ये। मिस्टर ए इस घर का ओनर है, मिस्टर ए ने ये हाउस मिस्टर बी को दे दिया। कितने में दिया? 10,000 रुपीज मान लो, ठीक है। 10,000 में घर रेंट पे दिया। मिस्टर ए कहाँ रहता है? मुंबई में। मिस्टर बी कहाँ रहता है? पुणे में। तो मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर बी ने ये घर किसी और को रेंट पे दे दिया। कितने दे दिया? 15,000 रुपए में। किसको देते हैं? मिस्टर सी को। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? मिस्टर ए इस घर का ओनर है, तो मिस्टर ए ने घर रेंट पे दिया मिस्टर बी को 10,000 रुपए में, लेकिन मिस्टर बी ने सी को रेंट पे दे दिया कितने में? 15,000 रुपए में, ठीक है। तो यानी कि मिस्टर बी कितना कमा रहा है? मिस्टर बी कमा रहा है 5,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ए है, बताओ ये 5,000 रुपए जो इनकम मिस्टर बी कमा रहा है, ये इनकम कहाँ आएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी या फिर अदर हेड में आएगी? क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? मिस्टर बी को जो 5,000 रुपए इनकम हुई, कैसे हुई? उसने 15,000 रुपए कमाए सी से, 15,000 में उसने 10,000 रुपए मिस्टर ए को दे दिए रेंट, और 5,000 बच गए, तो मिस्टर बी की इनकम हो गई 5,000 रुपए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 5,000 रुपए इनकम मिस्टर बी को हुई, वो कहाँ टैक्स होगी? और आप मुझे प्रीति, आपके मैसेज सबको दिख रहा है, किसी मुझे दिख रहा है? आप जनरल करो, डायरेक्ट मत करो मेरे को मैसेज, ठीक है। टू एवरीवन करो, ठीक है, ताकि सब लोग भी आपके आंसर देख सकें। ठीक है, राजकुमार का आंसर आया, प्रीति का आंसर आया, और वो नहीं आई, क्या नाम, मानसी नहीं आई है? बहुत लोग नहीं आए शायद। ठीक है, नहीं जो आपने रीजन दिया ना, वो भी डालना बहुत अच्छी बात है कि लॉजिक क्या पकड़ा आपने, ठीक है। सिर्फ दो के आंसर आए हैं। हाँ तो हूं तो आंसर दो ना। मैंने पूछा मिस्टर वी को जो 5,000 रुपए इनकम हुई है, वो कहाँ टैक्स होगी? फिर समझाओ। देखो,
मिस्टर ए है इस घर का ओनर, मिस्टर ए ने घर रेंट पे दिया मिस्टर बी को, कितने में दिया? 10,000 रुपए रेंट पे दिया। ओके, मिस्टर बी ने यही घर, जो घर मिस्टर ए ने बी को दिया था, मिस्टर बी ने क्या किया, वही सेम घर मिस्टर सी को दे दिया। कितने में दिया? 15,000 रुपए में दिया। तो मिस्टर बी ने कितने कमा लिए? मिस्टर बी ने 5,000 रुपए कमा लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये, 5,000 रुपए मिस्टर बी ने कमाए हैं, ये इनकम कहां टैक्स होगी? बताओ। चार्जिंग सेक्शन 22, ठीक है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, आंसर क्या है मैं अनाउंस कर रहा हूं। चार्जिंग सेक्शन 22 क्या बोलता है, देखो। चार्जिंग सेक्शन 22 बोलता है एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू है सर, बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी है सर, लेकिन असेसी उस घर का ओनर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? इस केस में मिस्टर बी इस घर का ओनर नहीं है। देखो बिल्डिंग का रेंट मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, बिल्डिंग है, हाँ बिल्डिंग है, लेकिन बिल्डिंग का ओनर कौन है? बिल्डिंग का ओनर मिस्टर ए है, मिस्टर बी नहीं है। इसलिए मिस्टर बी को जो 5,000 रुपए इनकम हो रही है वो कहां जाएगी? अदर सोर्स में जाएगी। लेकिन मिस्टर ए जो 10,000 रुपए कमा रहा है वो कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। यानी ए की इनकम कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। बी की इनकम कहां जाएगी? अदर सोर्स में। क्यों जाएगी? क्योंकि बी इस घर का ओनर नहीं है। इसलिए मैंने आपको समझाया था, ये तीन चीजें होंगी, ये तीन चीजें होंगी तो ही इनकम कहां होगी टैक्स? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? यहाँ पे मिस्टर बी की इनकम क्यों टैक्स नहीं हो रही है? क्योंकि मिस्टर बी उस घर का ओनर नहीं है। ठीक है, सलोनी समझ में आया आपको? मानसी समझ में आया? गणेश? ठीक है चलो, इसको बोलते हैं सब लेटिंग। याद रखना, अभी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, अभी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ये भी यूज होगा, ठीक है, याद रखना। चलो, ये हो गई सब लेटिंग। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कंपोजिट लेटिंग। क्या बोल रहा हूं मैं? कंपोजिट लेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिखाने से पहले, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये सिखाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं। देखो ये घर है, ठीक है, इस घर का रेंट 10,000 रुपए है, ठीक है। अब इस घर के अंदर मैंने फर्नीचर डाल दिया, एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर, मतलब बेड, सब डाल दिया, तो मैंने फर्नीचर भी दे दिया। तो उसका भी रेंट कितना लिया मैंने? 5,000। टोटल रेंट कितना पे करूंगा मैं अब? 15,000। एक सिर्फ मैंने खाली घर दिया, नहीं एक मैंने घर दिया है, घर में सब कुछ इंक्लूड है, एसी, फ्रिज, टीवी। देखो ये एक घर है, ये बी घर है। एक घर में क्या है? बिल्डिंग का रेंट 10,000 रुपए है, फर्नीचर का रेंट 5,000 रुपए है, तो 15,000 होगा टोटल रेंट। लेकिन मिस्टर जो बी घर है ना, उसमें बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी है, दोनों है, उन दोनों का रेंट है 25,000 रुपए। और हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ बिल्डिंग का रेंट टैक्स होता है, फर्नीचर का रेंट टैक्स नहीं होता है। फर्नीचर रेंट कहां जाएगा? अदर सोर्स में जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलता है सिर्फ बिल्डिंग का रेंट आएगा और किसी का रेंट नहीं आएगा। केस ए क्या है? केस ए बोलता है बिल्डिंग का रेंट है 10,000 रुपए, फर्नीचर का रेंट है 5,000 रुपए। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है, तो सिर्फ कितना आएगा? 10,000 रुपए आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और 5,000 कहां जाएगा? अदर सोर्स में। लेकिन बी हाउस में क्या दिक्कत है? बिल्डिंग भी है, साथ में फर्नीचर भी है, उन दोनों का रेंट कितना है? 25,000 रुपए है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउस बी का आप रेंट निकाल सकते हो, कितना होगा घर का? पॉसिबल है क्या? यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था बिल्डिंग का 10,000, फर्नीचर का 5,000। यहाँ पे दोनों मिक्स है, यहाँ पे क्या है? मिक्स है, मतलब बिल्डिंग और फर्नीचर का दोनों का रेंट मिक्स है। तो कैसे निकालोगे कि रेंट कितना है बिल्डिंग का? नहीं निकाल पाओगे।
समझ में आया? नहीं निकाल पाओ मतलब इसको आप इनसेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए इसकी इनकम कहां जाएगी? अदर सोर्स में जाएगी पूरी की पूरी 25,000 रुपए। इसकी कहां जाएगी? अगर आप रेंट को सेपरेट कर सकते हो तो कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कितना जाएगा? सिर्फ 10,000 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं कंपोजिट रेटिंग। अगर आपका कंपो मतलब मिक्स मिक्स रेंट, ठीक है, घर का भी और अदर सर्विस का भी, मान लो स्विमिंग पूल दिया, गीजर दिया, लिफ्ट दिया, उन सबका रेंट इंक्लूडिंग होता है, तो पूरा रेंट चार्ज होता है, तो वो रेंट कहां जाएगा? अदर सोर्स में जाएगा। अगर आपकी बिल में मेंशन है, बिल में क्या मेंशन है कि बिल्डिंग का रेंट इतना है, फर्नीचर का रेंट इतना है, स्विमिंग पूल का रेंट इतना है, लिफ्ट का रेंट इतना है, तो फिर ठीक है, तो फिर कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अगर बिल में मेंशन नहीं है कि किसका रेंट कितना है, पूरा मिक्स एक साथ रेंट दे दिया है, तो कहां जाएगा? अदर सोर्स। आपको रटना नहीं है, इतना याद रखना। अगर रेंट क्या हो सकता है? अगर रेंट सेपरेट हो रहा है, सेपरेट मतलब अलग अलग हो रहा है, तो कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अगर आपको लगता है कि आप लैंड को सेपरेट कर सकते हो तो कहां जाएगा रेंट? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अगर आपको लगता है आप लैंड को नहीं अलग अलग कर सकते तो कहां जाएगा? अदर सोर्स में। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपोजिट रेटिंग। आजकल जो मिलती है ना, आजकल आप बड़े बड़े फ्लैट लोगे ना, आपको सब कुछ मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा, ठीक है, एसी मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं फर्निश्ड हाउस, नौकर चाकर मिलेंगे, ठीक है ना? ये क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? एक मिनट रुको बस। चलो चलो चलो, हम लोग बात कर रहे हैं कंपोजिट रेटिंग की, ठीक है। अगर आप अपना रेंट को सेपरेट कर सकते हो, अगर रेंट सेपरेट हो सकता है तो भी कहा जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अगर आपका रेंट इनसेपरेट है मतलब अलग नहीं कर सकते आप, आपका रेंट मिक्स्ड है, तो कहा जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेपरेट कर सकते हो मतलब आपको पता है कि बिल्डिंग का रेंट कितना है, तो कहा जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अगर आपको पता ही नहीं है कितना रेंट बिल्डिंग का है, कितना रेंट फर्नीचर का, कितना स्विमिंग पूल का है, आप कंफ्यूज हो, तो कहां जाओगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स दोगे, ठीक है। इससे बोलते हैं कंपोजिट रेटिंग, मतलब घर के साथ साथ कुछ और चीजें भी देना, ठीक है। आगे बढ़े, बस लास्ट बचा है हमारा, खत्म फिर। आगे बढ़े, समझ में आ गया कंपोजिट में? अगर आपको पता है कि आपका बिल्डिंग का रेंट कितना है, मतलब बिल्डिंग का रेंट आप अलग से निकाल सकते हो, तो फिर यहाँ आएगा। ओके ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं डीम ओनर। डीम ओनरशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आईएमपी लगा लो, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। सुनना ध्यान से, मेरे मिस्टर ए है, ये पूरे साल में कमाता है 12 लाख रुपए, और आपको पता ही है ना, अगर 10 लाख से ऊपर कमाओगे, अगर 10 लाख से ऊपर कमाओगे तो आपको 30% टैक्स देना होगा। इस 12 लाख में 3 लाख रुपए की इनकम कौन सी है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये टोटल इनकम 12 लाख है, यानी 9 लाख रुपए वो कहीं और से कमाता है और 3 लाख कमाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो मिस्टर ए को एक आइडिया आया, मिस्टर ए ने क्या किया, अगर मुझे 30% टैक्स पे नहीं करना है तो क्यों ना मैं अपनी 3 लाख रुपए जो कमा रहा हूं वो किसी और को दे दूं, अपने किसी फैमिली मेंबर को। तो मिस्टर ए ने क्या किया, अपना घर, अपना जो हाउस था ना, जो ए के नाम पे था, वो ट्रांसफर कर दिया अपनी वाइफ, मिस, जो भी है मिस वाइफ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? विदाउट एनी एजुकेशन बट विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के मिस्टर ए ने अपनी वाइफ के नाम घर कर दिया। अब भाई, अब अभी इस घर का ओनर कौन है? इस घर का ओनर है मिस, उसकी वाइफ, ठीक है। मिस्टर ए की वाइफ है इस घर की ओनर, मतलब मिस ए। मिस ए क्या है? इस घर की ओनर है, ठीक है। तो वही इस घर को रेंट पे दे दिया, तो कितना इनकम हुआ? 3 लाख रुपए इनकम हुआ, ठीक है। और हमने पढ़ रखा है, हमने क्या पढ़ रखा है? चार्जिंग सेक्शन 22 क्या कहता है? एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। तो तब बिल्डिंग की एनुअल वैल्यू है क्या? हाँ है, कितनी है? 3 लाख है। बताओ,
जो उसकी वाइफ है वो क्या है, इस घर की ओनर है? हाँ सर है ओनर, ठीक है। इसके बाद भी इनकम टैक्स कह रहा है, इनकम टैक्स कह रहा है हम बी को ओनर नहीं मानेंगे, हम ए को ही ओनर मानेंगे, क्योंकि ए ने क्या किया है, चोरी किया है। क्यों? आपने घर ट्रांसफर किया है विदाउट एनी एजुकेशन के, मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन के, सॉरी हाँ, विदाउट एनी कंसिडरेशन की उसने घर ट्रांसफर किया अपनी वाइफ को, ताकि 3 लाख रुपए उसकी वाइफ के नाम पे आए, इसके नाम पे ना आए। इसके नाम पे कितना आएगा? सिर्फ 9 लाख आएगा। तो ये 20% टैक्स पे करेगा, और वाइफ को 3 लाख इनकम होगी, और वाइफ क्या करेगी, 2.5 लाख का टैक्स फ्री करवा लेगी, याद है ना? 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, तो सिर्फ 50,000 पे टैक्स आएगा। तो इससे एक को बहुत इनकम हो रही थी। तो इनकम टैक्स बोलता है हम पागल नहीं है, हमें सब दिख रहा है तुम क्या कर रहे हो, इसलिए इस घर का ओनर तुमको नहीं मानेंगे, मिस्टर ए को ही मानेंगे। तो मिस्टर ए क्या बन गया यहाँ पे, डीम ओनर। क्या बन गया? डीम ओनरशिप। इनकम टैक्स ने मान लिया, भले इस घर की मालिक तुम्हारी वाइफ है, भले इस घर का मालिक तुम्हारा वाइफ है, बट आज भी हम तुमको इस घर का ओनर मानते हैं, इसलिए ये 3 लाख का टैक्स तुम भरोगे, तुम्हारी वाइफ नहीं भरेगी। ये टोटल कितनी इसकी इनकम आ जाएगी, 12 लाख रुपए, ठीक है ना? तो बहुत लोग टैक्स चोरी क्या करते थे, इसलिए इनकम टैक्स ने क्या बोला, हम तुमको ही क्या मान लेंगे, डीम ओनर, ठीक है ना? समझ में? कब मानोगे, जब आपने अपना घर किसी को ट्रांसफर किया है विदाउट एनी कंसिडरेशन के, मतलब बिना पैसे के किसी को दे दिया। समझ में आता है ना? गेम खेल रहे हो, अगर किसी घर बेचना है तो पैसे पूरे पैसे लो ना, जो मार्केट वैल्यू घर की है पूरे पैसे लो ना, लेकिन पूरे पैसे नहीं लिए, उसने फ्री में ट्रांसफर किया है, तो भाई टैक्स भरो भाई, हम तुमको क्या मान लेंगे, डीम ओनर। समझ में आया? अच्छे से नहीं आया? आगे बढ़ू? समझ में आ गया? जल्दी बोलो। ओके चलो, अब पढ़ता, अब तो अब जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा फास्ट फास्ट, सबको आता है, ठीक है? चलो, फॉर्मेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है? पहला क्या आएगा, मैं भूल गया, तो मैं भूल गया यार, एक सेकंड रुकना। एक सेकंड में, एनुअल वैल्यू आएगा ना? फॉर्मेट क्या है, भूल गया, एक सेकंड रुको। हाँ ओके ओके, म्युनिसिपल वैल्यू नहीं आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स, तो हमें क्या मिलेगा, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है? वो बाद में करेंगे, ठीक है? वो भी नहीं, वो बाद में करेंगे, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? आपके घर की एनुअल वैल्यू क्या है, अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया, लेस कर दो तो क्या मिलेगा, नेट एनुअल वैल्यू। एग्जाम में पूछेगा कि एनएवी कैसे निकलता है, तो याद रखना है एनएवी निकलता है एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स, तो क्या मिलेगा, एनएवी, ठीक है? याद रखना। फिर देखो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, याद रखना, कल मैंने परसों मैंने आपको सिखाया था, अंडर सेक्शन 16 इनकम फ्रॉम सैलरी का था, वहां पे भी स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया था, यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन सैलरी में कितना है, 50,000 रुपए, और यहाँ कितना है, 30% ऑफ एनएबी। ये आप एग्जाम में आएगा, तो पूछेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना डिडक्शन है, तो क्या बोलोगे, 30% ऑफ एनएबी, एन मतलब ये वाला नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है? याद रखना, इस पे आप निकालो 30%। फिर एक और है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये सबको आता है, इसलिए फर्स्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है? बस मुझे आपको ये सब सिखाना है, क्लास खत्म हमारा। पहले मैं आपको सिखाता हूँ जीएवी कैसे निकालते हैं, ठीक है? जीएवी कैसे निकालते हैं, देखो, भूल गया मैं, हाँ याद आ गया, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, क्या लोगे इसका, हायर, फिर
स्टैंडर्ड रेंट, क्या लोगे इसका लोअर, क्या लोगे इसका लोअर, उसे क्या बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, समझाता हूं। मान लो कि आपका म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 1 लाख, आपका फेयर कितना है 1.5 लाख, कितना आएगा 1.5 लाख। ठीक है, फिर आपका स्टैंडर्ड रेंट कितना है 1,20,000, तो कितना आएगा 1,20,000। ठीक है, वो आपसे पूछेगा, वो पूछेगा स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट लोअर होता है म्युनिसिपल ऑफ रेंट के हायर से कि हायर होता है, तो आप क्या बोलोगे लोअर होता है। ठीक है, याद रखना हमेशा, आपको इसी में से क्वेश्चन पूछेगा वो, म्युनिसिपल वैल्यू रेंट का हायर, हायर और स्टैंडर्ड रेंट में कौन लोअर होता है, तो क्या बोलोगे ऑलवेज स्टैंडर्ड रेंट लोअर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्चुअल रेंट रिसीव, कितना 1,80,000, कितना 1,80,000, क्या आएगा आंसर हायर आएगा 1,80,000। उस हायर को बोलते हैं जीएबी, उस हायर को बोलते हैं, उस हायर को बोलते हैं जीएबी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ऐसे निकालते हैं 1,80,000 कैसे आया, देखो इन दोनों का लो हायर, इन दोनों का हायर क्या आएगा 1.5 लाख, फिर इन दोनों का लोअर क्या आएगा 1,20,000, उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। उसके बाद एक्चुअल रेंट इसी कितना 1,80,000, तो इन दोनों का हायर 1,80,000, इसको बोलते हैं जीएबी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कितना है मेरा 1,80,000। ठीक है ना, और मान लो कि मैंने टैक्स पे किया है कितना 30,000, म्युनिसिपल टैक्स पे मैंने किया है 30,000 रुपए, तो मेरा एनवी कितना आएगा, मेरा एनवी आएगा 1.5 लाख। कैसे आया 1,80,000 जेबी मेरा आया, जेबी कैसे निकालते हैं याद है ना, म्युनिसिपल वैल्यू फ्रेंड का हायर, हायर का स्टैंडर्ड रेंट का लोअर, और एक्चुअल रेंट रिसीव का हायर, उससे क्या मिलता है हमें जीएबी मिलता है। कितना आया था 1,80,000 रुपए आया था। उसके बाद मान लो अज्यूम कर लो कि म्युनिसिपल टैक्स कितना है 30,000 रुपए, कितना बचा 1.5 लाख, 1.5 लाख का क्या लेंगे 30%, कितना आएगा 45,000, कितना आएगा 45,000। ठीक है, अगर आपने घर, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये, ठीक है, ये भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, ये सिखाने के बाद हमारा चैप्टर खत्म, इससे भाई एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक बचा हमारा। ठीक है, पेज खाली है देखें, ओ माय गॉड, चलो चलो है। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट पॉइंट सिखाने जा रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, आपने लोन लिया है, सुनो, आपने लोन लिया है, लोन किसके लिए लिया है, या तो आपने कंस्ट्रक्शन करवाया, या तो आपने एक्वायर्ड कर लिया। ठीक है, या तो आपने कंस्ट्रक्शन करवाया, या तो आपने बना बनाया घर खरीद लिया, तो इस पे दो केस होंगे। अगर आपने लोन लिया है बिफोर 1999 तो आपको सिर्फ 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने लोन लिया है आफ्टर 1999 तो आपको कितना मिलेगा मैक्सिमम 2 लाख। समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपने लोन लिया है सिर्फ रिपेयरिंग के लिए, किसके लिए लिया है रिपेयर के लिए लिया है, मतलब घर तो था ही आपके पास, आपने घर को रिनोवेट कराने के लोन लिया है, तो सिर्फ कितना मिलेगा 30,000 रुपए डिडक्शन मिलेगा। मैं लोन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरेस्ट, लोन के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम कितना से मिलेगा 30,000 अगर घर आपने सिर्फ रिपेयर के लिए लिया है लोन। हाँ, अगर आपने घर बनाने के लिए है लोन या घर खरीदने के लोन लिया है, तो लोन अगर आपने 99 से पहले लिया है तो सिर्फ आपको 30,000 तक का डिडक्शन देंगे। अगर आपने लोन आफ्टर 1999 के बाद लिया है तो 2 लाख रुपए देंगे, बस खत्म। ये किनके लिए, सिर्फ जिनके घर क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर घर आपने रेंट पे दिया है और वो घर रेंट पे है और उस घर पर लोन भी लिया है, तो कितना भी इंटरेस्ट है पूरा पूरा अलाउड है। ये सिर्फ किसके लिए है, खुद के घर के लिए है। खुद के घर के लिए रहने के लिए जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट मैक्सिमम कितना मिलेगा 2 लाख डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, इतना सा, इससे भाई कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन पे फर्स्ट फर्स्ट। किसी को डाउट है, याद रखना रिपेयर के लिए सिर्फ 30,000 रुपए है,
और ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये क्या बोला है, अगर लोन आपने बिफोर लिया है 99 तो 30,000, लोन आपने आफ्टर 99 के बाद लिया है तो 2 लाख रुपए। और ये 2 लाख रुपए ना दो हाउस के लिए है। पहले एक हाउस के लिए था, लेकिन अब 2 हाउस के लिए हो गया है। ठीक है, अगर आपके पास 2 खुद के घर है तो दोनों घर का मिला के 2 लाख है। ठीक है, याद रखना। पहले एक हाउस के लिए 2 लाख था, अब दोनों का मिला के 2 लाख है। आगे बढ़े, क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको मजा आएगा। ठीक है, इससे भाई कुछ नहीं आएगा। बढ़े आगे, क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो सब लोग प्लीज जेरॉक्स निकाल लो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने क्वेश्चन है देखें। अरे बस, अरे बस 20 क्वेश्चन है बस। ठीक है, 20 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आधे घंटे में। ठीक है, चलो फास्ट फास्ट करते हैं और सबको आता भी है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ सब रेडी हो और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, स्लो स्लो बोलूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। Income can be taxable under the head of income from house property if the following condition are satisfied। आपको पता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कौन सी इनकम कब सेटिस्फाइड होगी, याद रखना। एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग लैंड अटैच असेसी इज द ओनर, याद है ना, वही कंडीशन है। पहला, प्रॉपर्टी मतलब वही बिल्डिंग। प्रॉपर्टी कंसिस्ट बिल्डिंग ऑफ विच असेसी शुड बी ओनर, हाँ, यानी क्या बोला है, बिल्डिंग का असेसी ओनर होना चाहिए। हाँ सर, होना चाहिए। प्रॉपर्टी नॉट बी यूज, प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या आएगा, सी। समझ में आया कि नहीं आया। मैंने आपको क्या बोला, आपका जो घर रेंट पे दिया है वो बिजनेस के लिए यूज नहीं होना चाहिए, तो वो लिखा है नॉट बी यूज कैरी बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब किसी को डाउट है तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया, आया, आगे बढ़ू, बोलो। अरे आगे बढ़ू, ठीक है, चलो समझ में आ गया। मैंने आपको सिखाया था ना, एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग लैंड अटैच लैंड प्लस असेसी इज द ओनर माइनस बिजनेस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, चलो आ जाओ। सेकंड ने पूछा है दी फॉलोइंग कैन नॉट बी शो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बोला इनमें से कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। देखो, रैंड रिसीव फ्रॉम रेसिडेंट फ्लैट ओन्ड बाय मिस्टर ए इन मुंबई, हाँ ये तो आएगी इनकम। रेंट रिसीव फ्रॉम वैकेंट प्लॉट, ओ माय गॉड, क्या है, खाली जगह का रेंट मिला है, वो इनकम नहीं आएगी हाउस प्रॉपर्टी में। मैंने आपको सिखाया था अगर बिल्डिंग के साथ लैंड अटैच होता तो ठीक था। यहाँ पे क्या बोला है, रेंट मिला है, सिर्फ वैकेंट प्लॉट का मिला है, मतलब खाली जगह का रेंट मिला है, तो कोई मुश्किल को कहा जाएगी, अदर सोर्स में जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। ठीक है, तो कहा जाएगी, अदर सोर्स में जाएगा। आगे बढ़ो, इजी है ना। बैकएंड प्लॉट का रेंट कहाँ जाता है, अदर सोर्स में जाता है। चलो ये देखते हैं, ये बाद में करता हूँ, ठीक है, पहले इजी कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल बाद में करूंगा। आ जाओ क्वेश्चन 5 पे आ जाओ, 5 पे आ जाओ। तो पहले इजी इजी पहले वो कर ले ताकि आपको अच्छा लगे, फिर बाद में यहाँ पे आएंगे। ठीक है, सब रेडी हो। 5 पे क्या लिखा है, मिस्टर बाई हु इज नॉट नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर बाई है, इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। इन द प्रीवियस ईयर 1920, मतलब 1920 में वो नॉन रेसिडेंट था। ओना प्रॉपर्टी इन टोक्यो, उसने क्या किया, एक घर लिया, कहां लिया, टोक्यो में लिया। द एनुअल रेंट रिसीव इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920, मिस्टर बाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बिल चार्जेबल। क्या बोला है, मिस्टर बाई है नॉन रेसिडेंट, ठीक है, और उसने एक घर लिया टोक्यो में, लेकिन जो रेंट है ना वो कहां मिल रहा है, वो रेंट मिल रहा है इंडिया में। तो फिर कहां टैक्स होगा, इंडिया में टैक्स होगा कि टोक्यो में, इंडिया में ही टैक्स हो गया। याद रखना, अक्रू रेंट या रिसीवल फ्रॉम इंडिया, अगर इंडिया में रेंट अक्रू हो रहा है या रिसीव हो रहा है तो वो इंडिया की इनकम मानी जाएगी, इसलिए इनकम टैक्स कहां होगा, इंडिया में होगा। हाँ, अगर रेंट रिसीव टोक्यो में हो रहा होता
तो फिर इंडिया में नहीं आता, फिर टोक्यो लेता रेंट वो, ठीक है, सॉरी टोक्यो टैक्स लेता है, फिर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, क्योंकि बिल्डिंग तो टोक्यो की है, रेंट भी टोक्यो हो रहा है, लेकिन रेंट रिसीव कहाँ हो रहा है, रेंट रिसीव इंडिया में हो रहा है, इसलिए टैक्स कहाँ होगा, इंडिया में होगा। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? अगर रेंट रिसीव टोक्यो में हो रहा होता तो इंडिया को मतलब ही नहीं है फिर, रेंट रिसीव इंडिया में हो रहा है, मतलब चीज आपकी टोक्यो में है, फायदा कहाँ ले रहे हो, फायदा आप इंडिया में ले रहे हो, तो टैक्स भी इंडिया में भरना पड़ेगा। ठीक है, चलो, जिनको रेसिडेंटल स्टेटस पढ़ा होगा उनको समझ में आ गया होगा शायद। चलो आ जाओ, ये पढ़ते हैं। मैंने अभी आपको सिखाया था कंपोजिट लेटिंग, याद है कुछ? अगर रेंट सेपरेट हो रहा है तो कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, अगर रेंट सेपरेट नहीं हो रहा है तो कहां जाएगा, अदर सोर्स में। तो देखो क्या लिखा है, मिस्टर जेड ओन अ फर्निश्ड हाउस, फर्निश मतलब क्या होता है, घर भी साथ में फर्नीचर भी, ठीक है, इन मुंबई में है, कंपोजिट रेंट कलेक्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टी allied service and asset 50,000 per month. A similar unfurnished house in the neighborhood fetch rent 35,000 per month. How should we Mr. Jet bifurcate the income the under different heads? क्या बोला उसने कि एक घर दिया है, घर के साथ में फर्नीचर भी दिया, कुछ सर्विस भी दी है, तो उसका कितना रेंट है, 50,000 रुपए है, लेकिन वहीं पे उसका जो नेबर रहता है वो सिर्फ खाली घर का रेंट कितना दे रहा है, 35,000 दे रहा है। तो मुझे तो बताओ रेंट सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे इसका आंसर दो, मुझे इसका आंसर दो, रेंट सेपरेट हो सकता है कि नहीं? सुनो, किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन में लिखा क्या है देखो, ये मिस्टर ए है और ये उनका नेबर है मिस्टर बी। मिस्टर ए को जो हाउस मिला है ना, उसके साथ में उनको फर्नीचर मिला है, ठीक है, और उनका रेंट है 50,000 रुपए पर मंथ। अब वही जो उनके पास में जो उनके नेबर रहते हैं उनको सिर्फ खाली घर मिला है, खाली घर, फर्नीचर नहीं मिला है, तो उस खाली घर का रेंट कितना है, 35,000 पर मंथ। तो बताओ, हैज अ इनकम टैक्स ऑफिसर, हैज अ इनकम टैक्स ऑफिसर, क्या आप इस रेंट को निकाल सकते हो कि घर का कितना रेंट होगा? अरे निकाल सकते हो कि नहीं, दोनों घर सेम है ना भाई, नेबर है ना, दोनों फ्लैट सेम ही होंगे ना, तो आपको पता है कि 50,000 में से 35,000 रेंट होगा हाउस प्रॉपर्टी का, क्यों? क्योंकि नेबर खाली घर का कितना रेंट पे कर रहा है, खाली घर का रेंट पे कर रहा है 35,000, इसलिए इनकम टैक्स एज्यूम कर लेगा इस घर का भी रेंट कितना होगा, 35,000। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे हम लोग रेंट को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग घर को सेपरेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि नेबर से हमें आइडिया हो गया है, नेबर से हमें आइडिया हो गया है कि इस घर का रेंट इतना होगा। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? तो बताओ कहां गया, बताओ फिर कितना रेंट, फिर बताओ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना टैक्स आएगा, तो इनकम टैक्स हाउस प्रॉपर्टी में 50,000 में से 35,000 टैक्स कहाँ आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, जिसका टोटल कितना हुआ 42 लाख, और 15,000 टैक्स कहाँ जाएगा, अदर सोर्स में, याद है ना, फर्नीचर का रेंट कहाँ जाएगा, अदर सोर्स में जाएगा, सिर्फ बिल्डिंग का रेंट टैक्स होता है हाउस प्रॉपर्टी में, बाकी का रेंट कहाँ टैक्स होगा, अदर सोर्स में। तो ये ऐसे होगा बेफरगेट, ठीक है, किसी को डाउट है? सर ये 42 लाख कैसे आया, सर ये 4,20,000 कैसे आया, 35,000 इंटू 12 कितना हुआ, 40, सॉरी 35,000 इंटू 12 कितना हुआ, 4,20,000, 4,20,000, तो 4,20,000 कहाँ टैक्स होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और बाकी जो 15,000 मिला एक्स्ट्रा वो कहाँ टैक्स होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, उसका कितना आएगा, 1,80,000। बताओ, समझ में आया? ऑप्शन ए, समझ में आया? समझ में आया ना? ठीक है, बताओ इतना इजी क्वेश्चन मैंने आपको बोला था। बताओ एनईवी कैसे निकालते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन, या ग्रॉस एनुअल वैल्यू म्युनिसिपल टैक्स, या ग्रॉस एनुअल वैल्यू इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बताओ क्या आएगा ऑप्शन, बताओ आप लोग, सब लोग प्लीज, ए बी सी क्या आएगा? आई नो आंसर दिया है बट आप लोग खुद से बताओ, ऑप्शन ए आएगा या बी आएगा? ओके, और कोई?
अरे एनएवी कैसे निकालते हैं, नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? ठीक है, और कोई आंसर दो, थोड़ा हाथ चला लो। ठीक है, गणेश का आया, राजकुमार का आया। क्वेश्चन 6 समझ में आया ना अच्छे से? ठीक है, खान का भी आया। ओके सर, प्रीति का भी आया। ठीक है, तो ऑप्शन बी याद है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है, चलो बताओ, इनकम फ्रॉम हाउसिंग कैसे निकलती है बताओ? नेट एनुअल वैल्यू में क्या क्या माइनस करते हैं? नेट एनुअल वैल्यू माइनस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, और माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो क्या आएगा ऑप्शन सी? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, 8 समझ में आ गया ना? एनएवी में क्या क्या माइनस होता है? एनएवी माइनस होता है 30% एनएवी माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इन दोनों को लेस करने के बाद क्या मिलता है हमें? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं आपको कहाँ बना के लिखा है, दिक्कत तो यही है, पेपर मिलते नहीं है। समझ में आ गया ना अच्छे से? आगे बढ़ूं? पेपर नहीं मिल रहा है, मैंने अभी फॉर्मेट बनाया था, मुझे पता नहीं कहाँ चला गया फॉर्मेट। ये देखो, ये दिया है, देखो देखो, ये क्या है मेरा? नेट एनुअल वैल्यू। एनवी कैसे आता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स। तो क्या मिलता है हमें? एनएबी। हमें क्या निकालना है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। तो एनएबी में से क्या क्या माइनस करते हैं? स्टैंडर्ड एक्शन माइनस करते हैं 30%, फिर क्या करते हैं? माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो हमें क्या मिलती है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो वही तो पूछा है ना उसने कि नेट एनुअल वैल्यू में क्या क्या लेस होता है, क्या क्या लेस होता है? स्टैंडर्ड एक्शन लेस होता है और इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल। सेक्शन 24 का ए, सेक्शन 24 का बी। ठीक है, तो वही तो लिखा है देखो, सेक्शन 24 ए, सेक्शन 24 बी। तो ऑप्शन क्या आएगा? सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलो गुड। प्लीज कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज हाँ मत बोला करो। ये मत सोचो क्लास खत्म हो जल्दी मैं घर जाऊं, ना समझ में बोल दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो, मैंने अभी पढ़ाया आपको, बताओ सेक्शन 20, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन 24 बी। 24 बी किसका बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, रिन्यूअल के लिए, या रिकंस्ट्रक्शन के लिए, या बिल्डिंग के लिए, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड टू परचेज द लैंड और प्लॉट नॉन एग्रीकल्चर। बताओ ऑप्शन क्या आएगा? ए और बी या सी? बताओ ए या बी या सी? देख, आज देखते कितने होशियार लोग हैं। सोनी का आंसर आया, और देखते कितने आंसर है। आप लोग दो आंसर क्या आएगा? सोनी का आंसर आया। आज हम देखें तो कितने लोग होशियार हैं, कितने लोग को मेरी बात समझ में आ गई। आज से मालूम पड़ जाएगा इस क्वेश्चन से। सब लोग आंसर दो। सलोनी का सिर्फ आंसर आया, और कोई? सबके आंसर आएगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अरे नहीं पता, ये तो प्रॉब्लम है, तुम हार मान जाते हो। तुम पढ़ो तो एक बार, तुम क्या तुम सही हो? तुम क्या पता, मेरी बातों मत आया करो। मैं तो लोगों को डीमोटिवेट करता हूँ। राजकुमार सी। ओके, ओके, चलो और कोई? प्रीति, मानसी, दीपिका, डेविड, हर्षदा, खान, आरती। सब लोग दो आंसर, भले गलत दो, बस दो आंसर, ताकि समझ में आए कि आप लोग पढ़ क्या रहे हो मेरे से। प्रीति का ए, दीपक का सी, आरती का ए, हर्षदा का सी। गणेश आपका आंसर नहीं आया। दीपा का आंसर आ गया, हाँ। डेविड का आया ए, डेविड का ए आया। ओके, चलो, अब सबके आंसर राइट आएंगे। मुझे बताओ, हम लोग चैप्टर पढ़ क्या रहे हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं घर के बारे में। पता, हम लोग घर के बारे में पढ़ रहे हैं कि लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं हाउस के बारे में कि लैंड के बारे में? तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं हाउस के बारे में। तो लोन भी किसका माफ होगा? लोन माफ होगा हाउस के लैंड का? हाउस का। तो वही तो, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी सी वाले सब रॉन्ग है।
ऑप्शन ए ही इज करेक्ट। हमने आपको पढ़ाया नहीं कभी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और परचेज और लैंड, भैया लैंड प्लॉट हमने आपको पढ़ाया ही नहीं कभी। हमने बोला बिल्डिंग का रेंट, किसका बोला मैंने, बिल्डिंग का। अगर आप कोई हाउस ले रहे हो, बना रहे हो या रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ठीक है, लैंड के लिए नहीं मिलेगा। लैंड तो इन्वेस्टमेंट हो गई ना, आपने लैंड लेके डाल दी, आप तो उसको बेचोगे 10 लाख के 10 साल के बाद करोड़ रुपए में। लैंड पे लोन का लैंड पे लोन का इंटरेस्ट माफ नहीं होता, बिल्डिंग के लोन पे इंटरेस्ट माफ होगा। कौन सी बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो, जिसमें 4 दीवारें बनी है, छत बनी है, उस बिल्डिंग का रेंट माफ होगा। कितना होगा मैक्सिमम, 2 लाख रुपए। तो ऑप्शन ए समझ में आया, साफ साफ क्या लिखा है, बिल्डिंग लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, लैंड। इसलिए बोल रहा हूँ कि इन पे मत जाया करो, इसलिए सब लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे थे, सब इसके आंसर पे आ गए भी। और इनने जो एक्सप्लेन किया है वो भी इसके बारे में ही किया है, बी के बारे में कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना अच्छे से। हम लोग बिल्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंटरेस्ट ही बिल्डिंग का ही माफ होगा, लैंड का नहीं या प्लॉट का नहीं। जब हमने बैकेंड प्लॉट का रेंट टैक्स नहीं किया यहाँ पे, तो उसका लोन क्यों माफ करूंगा मैं यहाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे बढ़ू। आपको अपनी गलती मालूम पड़ी ना, तो आधे लोग का राइट आया, आधे लोग का रॉन्ग आया। अब कुछ लोग तो ऐसे थे, जवाब देने के बाद रॉन्ग हो गए, कहते नहीं है तुम भी अगर कुएं में कूदो तो हम भी कुएं में कूद जाएं। सबसे पहले आंसर राइट आया था सलोनी का, यानी कि वो सिर्फ ऑप्शन देखती है, आंसर नहीं देखी उसने। तो मुझे अच्छा लगा कि उसका आंसर सही था, राइट आंसर आया सलोनी का, ए। चलो बाद में उनने भी सीख बोले नहीं पता। चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, to charge tax on the income the head income from house वटी income is charged on, बताओ rent actually received by the owner या computed annual value या none of this, बताओ क्या होगा इसका आंसर। बताओ ऑप्शन ए या बी, पीटी का आंसर आया। आप लोग ध्यान से पढ़ना, और मैंने आपको सिखाया भी था एक बार, अनरियलाइज रेंट वैकेंसी कुछ सिखाया था मैंने आपको, जब हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, जो एक्चुअल ऑनर के हाथ में आ रहा है वो टैक्स होगा कि उस रेंट को कंप्यूट करना पड़ेगा, उसकी एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सिर्फ एक का आंसर आया बी। और कौन है भाई, सब लोग दो ना। हमने आपको सेक्शन 22 पढ़ाया ना, क्या बोलता है, एनुअल वैल्यू ऑफ लैंड अटैच बिल्डिंग असेसी इज द ओनर। तो बताओ इनकम टैक्स किस पे आएगा, जो ओनर एंड रिसीव कर रहा है उस पे आएगा कि कंप्यूटेड एनुअल वैल्यू पे आएगा। अरे आप लोग 10-12 लोग हो यार, प्लीज आंसर दो ना, गलत तो चलेगा ना, आपको अपनी गलती मालूम पड़ेगी ना। जितना जल्दी आंसर दोगे उतना क्लास जल्दी खत्म होगा। समझाता हूं देखो, आप जो डाउट आ रहा है आप लोग को ना, सुनो, पेज भी खत्म हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास, देखो ये घर है और मैंने घर रेंट पे दिया 10,000 रुपए पर मंथ, तो मैंने घर रेंट पे दिया 12 मंथ के लिए। ठीक है, किसको दिया मैंने, टीनेंट को दिया। मुझे रेंट सिर्फ 10 मंथ का रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ, 1 लाख रुपए। 2 लाख का रेंट मुझे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, टीनेंट मुझे दे ही नहीं रहा है। टीनेंट बोलता पैसे है ही नहीं, लॉकडाउन में जॉब चली गई। तो मुझे बताओ टैक्स 1 लाख पे होगा कि 1,20,000 पे होगा। मैंने क्या बोला, एक घर है, एक घर का कितना रेंट है, एक घर का रेंट है 10,000 रुपए पर मंथ, लेकिन टीनेंट ने उसको सिर्फ 10 मंथ का रेंट दिया है, कितना दिया है, 1 लाख रुपए। उसको 2 लाख का रेंट नहीं मिला, उसको 2 लाख का रेंट नहीं मिला। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, टैक्स 1,20,000 पे होगा कि 1 लाख पे होगा। इनकम टैक्स क्या बोलेगा, भाई ये आपका पर्सनल मैटर है, हमें उससे क्या, आप अपने टेनेंट को पकड़ो
उससे रेंट लो, उससे मेरी गलती क्या है? मुझे तो रेंट 1,20,000 पे चाहिए ना। वो टेनेंट, अगर आपको टेनेंट रेंट नहीं देना तो निकालो, किसी और को रखो। तो बताओ, उसको रेंट रिसीव हुआ 1,00,000 रुपए, लेकिन वो टैक्स पे करेगा 1,20,000 रुपए। इसलिए बोलते हैं कि एनुअल वैल्यू को कंप्यूट करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं याद है ना? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, फिर हायर, स्टैंडर्ड एंड लोअर, उसको बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। तो वही तो ऑप्शन क्या आएगा? बी। एक्चुअल रेंट रिसीव होना होगा तो ऐसे तो इनकम, क्योंकि टैक्स ही नहीं मिले। क्यों? हर ऑनर क्या बोलेगा? इस साल मुझे 6 मंथ का रेंट नहीं मिला, टेनेंट ने नहीं दिया। सब लोग टैक्स चोरी करेंगे ना फिर। कोई कोई रेंट सही से बताएगा ही नहीं। इसलिए रेंट को क्या करेंगे हम लोग? कंप्यूट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, समझ में आया अच्छे से? आगे बढ़े, थम्स अप कर दो प्लीज, आगे बढ़ जाऊं। अब मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? जल्दी आंसर दो मेरे को, आगे बढ़े। देखो इधर, ये तो इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू? बताओ जेवी कैसे निकालते हैं? देखो, ये देखो, आप लोग कर लेना। याद है ना? रीजनेबल रेंट कैसे निकलता है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड कैसे निकलता है? म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट का हायर बट स्टैंडर्ड रेंट का, यहाँ पे लिखा बट नॉट हायर देन द स्टैंडर्ड, मतलब लोअर लेते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, तो जब पूरा पढ़ लेता हूं एक बार। ये रॉन्ग है, बी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड कैसे निकलता है? फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू का हायर बट लेस देन द, इन दोनों का लेस या तो इन दोनों का लोअर, उसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रेंट। तो उन दोनों का लोअर जो आता है उसे बोलते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है ना? ये आपको सेंटेंस में आएगा तो आपको खुद से करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, कि समझाऊं मैं आपको? देखो देखो, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट का क्या लिखा है? हायर। क्या लिखा है? हायर बट नॉट हायर देन द स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट से हायर नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड कितना? 1,20,000, तो उसके बराबर है, उससे ज्यादा नहीं है ना। तो ऑप्शन ये क्या है? ए इज करेक्ट। उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। इसलिए याद रखना, ऑलवेज याद रखना, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा कभी नहीं होगा एक्सपेक्टेड रेंट। ऑलवेज याद रखना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग इनका क्या लेते हैं? दोनों का लोअर लेते हैं, और लोअर से क्या रहता है? लोअर हमेशा रहता है स्टैंडर्ड रेंट। प्लीज ध्यान रखना, स्टैंडर्ड रेंट हमेशा लोअर रहता है। किससे? इन दोनों से। इन दोनों का क्या आंसर आएगा? जो आएगा वो भी या तो इक्वल होगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट या तो इक्वल होगा स्टैंडर्ड रेंट के, या तो लोअर होगा। ठीक है, लेकिन हायर कभी नहीं होगा। तो वही लिखा है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग खुद से एक बार देख लेना। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये आप लोग निकालो प्लीज, ये आप लोग निकालो, क्या आंसर आएगा? निकालो। म्युनिसिपल वैल्यू दी है 5 लाख, फेयर रेंट दिया है 6 लाख, तो क्या आएगा? 6 लाख। स्टैंडर्ड कितना दिया? 5,50,000, तो क्या आएगा? 5,50,000। ऑप्शन सी। ठीक है ना? इजी है ना? कर लोगे? इजी है ना? कर लोगे? तो ये सब कर लेना, घर पे होमवर्क है, इजी है, आराम से कर लोगे ना, सबको आता है। अब यहाँ पे पूछा 14, 12 13, आप लोग घर पे कर लेना, इजी है। ठीक है, 14 क्या बोल रहा है? दी फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट आंसर। इनमें इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैन नॉट द हायर द स्टैंडर्ड रेंट। वही तो ने पढ़ाया अभी हमने आपको। अभी हमने से क्या बोला? कि स्टैंडर्ड रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कभी भी हायर नहीं होगा, उसने वही बोला यहाँ पे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, कभी हायर नहीं होगा और कभी लोअर नहीं होगा। स्टैंडर्ड या तो इक्वल होगा या तो हायर नहीं होगा। ठीक है, या तो इक्वल होगा या तो हायर नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है?
Question: which of the following is a correct statement in regard rent received by the owner chargeable income from house property? बोला कि इन स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होती है जब ओनर को रेंट मिलता है। ठीक है, देखते हैं क्या है। रेंट रिसीव या रिसीवेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस एज पर एग्रीमेंट, रेंट रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस एज पर एग्रीमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट। बताओ इंटरेस्ट का रेंट टैक्स होता है क्या यहाँ पे? नहीं, तो ऑप्शन इज द ए राइट आंसर। सिर्फ बिल्डिंग का रेंट टैक्स होता है, बिल्डिंग का इंटरेस्ट नहीं। ठीक है सर, इंटरेस्ट समझा नहीं। अरे मान लो कभी टेनेंट ने रेंट टाइम पे नहीं दिया तो ऑनर क्या बोलते हैं, हम आपसे एक्स्ट्रा पेमेंट लेंगे क्योंकि आपने एक मंथ का रेंट नहीं दिया तो हम आपसे 1000 रुपए इंटरेस्ट लेंगे। तो 1000 रुपए जो इंटरेस्ट ऑनर को मिला है वो टैक्स यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ 10,000 रुपए टैक्स होगा। इंटरेस्ट का टैक्स होगा अदर सोर्स में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम बिल्डिंग की रेंट की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग के इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑनर कमीने होते हैं वो इंटरेस्ट भी ले लेते हैं, बोलते हैं कि आपने रेंट लेट दिया 2 महीने का तो 2 महीने का इंटरेस्ट भी दो। तो रेंट के साथ में उनको इंटरेस्ट ही मिलता है, तो इंटरेस्ट का टैक्स नहीं होता हाउस प्रॉपर्टी में, सिर्फ रेंट का टैक्स होता है। लोकेट द करेक्ट स्टेटमेंट। Municipal tax cannot be deducted from the computed net annual value in case of self occupied property। याद रखना, सेल्फ ऑक्यूपाइड में याद है ना सारे आंसर क्या होते हैं, नील नील नील। कुछ याद आ रहा है? खुद के घर का टैक्स होता है क्या? नहीं होता, इसलिए जेबी भी क्या आएगा, नील। म्युनिसिपल टैक्स भी क्या आएगा, नील। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड इज ऑलवेज नील, यस नील। तो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। समझ में आया? म्युनिसिपल टैक्स भी क्या आएगा, नील आएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन में नील आएगा। लेकिन याद रखना इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आता है। ठीक है, वो कितना होता है, 2 लाख रुपए, याद है ना मैक्सिमम। ठीक है, बाकी सब नील होगा लेकिन वो मिलता है डिडक्शन। किसका डिडक्शन मिलता है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। तो यहाँ पे लिखा भी है इसका डिडक्शन मिलता है, और हमारा आंसर ऑलवेज निगेटिव में आता है, याद है ना। जब घर खुद का होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड तो हम लोग लेस एंड में सिर्फ इनकम फ्रॉम सॉरी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इंटरेस्ट को लेस करते थे, तो हमारा आंसर नेगेटिव में आता था, वही है ये। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी। ठीक है, दोनों आंसर क्या आएंगे, नील आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 जीएबी कैसे निकालते हैं? एनुअल रेंट रिसीव इफ द मोर देन द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। हाँ याद है ना, देखो कहां गया, ये तो प्रॉब्लम है। ये देखो बताओ, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव में क्या लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं हम लोग, हायर लेते हैं। वही तो पूछा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट क्या लेते हैं, हायर। तो वो क्या बनता है हमारा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। वही तो पूछा उसने। जीएबी कैसे निकालते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीव मोर देन द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। यस, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आ जाओ, ये होमवर्क घर पे कर लेना। ठीक है, ये होमवर्क है, इजी है, कर लो घर पे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18, चलो आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 19 वाला। ठीक है, 19 क्वेश्चन क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या लिखा है, मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेबल एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी आफ्टर 1999 इज 15,000। रॉन्ग। याद है ना, अगर आपने लोन 1990 के बाद लिया है तो कितना मिलेगा, सिर्फ 2 लाख रुपए। मैक्सिमम अमाउंट इंटर कैपिटल सेल्फ ऑक्यूपाइड आफ्टर 19, 1.5 लाख, पहले 1.5 लाख था अब 2 लाख हो गया, पेपर पुराना है इसलिए 2 लाख। 2 लाख कर लो यहाँ पे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 लाख कर लो इसको। ठीक है, अगर आपने लोन कब लिया, 19 के बाद लिया 2 लाख रुपए, अगर 19 से पहले लिया तो कितना है, 30,000 रुपए है। कुछ याद आ रहा है, तो 2 लाख रुपए आंसर आएगा। ठीक है, 2 लाख याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे वही पूछा है, डिडक्शन पूछी है, तो हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 डिडक्शन है, एक तो क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक तो क्या है बोरोड कैपिटल। अभी हमें सेम क्वेश्चन पहले भी किया था यही, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलो, अरे चलो आ जाओ, डीम ओनर। क्वेश्चन नंबर 21, डीम ओनर। ठीक है, अब याद है डीम ओनर क्या होता है,
ए ने अपना घर ट्रांसफर कर दिया अपनी वाइफ को विदाउट एनी कंसिडरेशन, या अपने बच्चों को कर दिया, किसी के नाम पे कर दिया, मतलब अपनी फैमिली मेंबर किसी के नाम पे घर कर दिया, उसको तो ए को क्या मानेंगे, डीम ओनर मानेंगे। तो ए लिखा है असेसी हु हैज ट्रांसफर प्रॉपर्टी स्पाउस विदाउट एनी कंसिडरेशन। हाँ, अगर किसी असेसी ने अपना हाउस अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो इसको क्या मान लिया जाएगा, इसको क्या मान लिया जाएगा, डीम ओनरशिप। assessee who has transferred the property to his minor child not married without any किसी को भी घर दो, आपने फैमिली मेंबर किसी को भी घर दो बिना कंसिडरेशन के, तो उस केस में क्या माना जाएगा, डीम ओनरशिप माना जाएगा। याद आया ना कुछ, आगे बढ़े। तो ऑप्शन क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। उसने वाइफ को घर दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन, उसने अपने बच्चे को दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन। हाँ, अगर कंसिडरेशन होता, अगर कंसिडरेशन होता तो डीम ओनरशिप नहीं मानते। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है विदाउट एनी कंसिडरेशन, इसलिए इसको डीम ऑनर मानेंगे मिस्टर असेसी को, यानी मिस्टर ए को। ठीक है, बताओ मैक्सिमम डिडक्शन 24 में कितनी मिलती है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कितना मिलता है मैक्सिमम, 2 लाख रुपए, याद है ना। इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल, अगर आपने लोन लिया आफ्टर 1990 के बाद, तो कितना डिडक्शन मिलेगा, 2 लाख रुपए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फिर वही पूछा उसने, आपने प्री कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, और लोन कब लिया है, आफ्टर, सॉरी बिफोर 99 है, ये क्या है, बिफोर है, सॉरी 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 बिफोर है, तो कितना मिलेगा, 30,000, नॉट 2 लाख, कितना मिलेगा, 30,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। बताओ किसी को डाउट है, कोई भी क्वेश्चन बोल दो, मैं पढ़ा देता हूँ। किसी को डाउट है क्या, जल्दी बोलो। क्वेश्चन खत्म हमारा, चैप्टर खत्म, सारे क्वेश्चन ले लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी में से घूम फिर के आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप लोग बीकॉम कर रहे, तो बीकॉम के नॉलेज हिसाब से मैंने जितना मुझे चाहिए था उतना ही आपसे, उससे ज्यादा मैंने आपको सिखा दिया। सब लोग हो कि खाना खा रहे हो, किसी को डाउट है, समझ में आया ना अच्छे से, ओके। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, किसी को डाउट है मुझे बोल दो, ठीक है।